स्वागत, सत्कार, अभिनंदन, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हो? आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। गुड इवनिंग डाली जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। अगर मेरी आवाज़ आप सभी तक बुलंद हो पा रही हो तो एक बार मुझे सूचना उपलब्ध करवा दीजिएगा। आप इस समय मेरे प्यारे साथियों काव्य क्लासेस कोटा पर लाइव हैं। आइए शुरुआत करते हैं। प्राचीन भारत की एक श्रृंखला शुरू की थी हमने काव्य क्लासेस कोटा के शानदार रंगमंच पर। क्या बात क्लियर हो गई मेरे प्यारे साथियों? बहुत बढ़िया, आ जाइए। और यहाँ पर हम जयपुर स्टूडियो से लाइव हैं। ये हमारे भारतीय इतिहास की चौथी क्लास है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिंधु सभ्यता के स्थलों के बारे में। क्लियर हो गई? और आवाज आ रही है ना? ठीक है साहब। देखिए, हमने इसके पहले जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमारी एक बार निगाह देखी थी। याद करिए थोड़ा सा। और अगर आप काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और वहां पर जो है आप सर्च करिएगा मेरे प्यारे साथियों काव्य क्लासेस कोटा। ये मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड करिए और हमारे ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं वह अवेलेबल ले सकते हैं, आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। जिसमें हिंदी के कोर्सेज डॉक्टर मनोज जैन सर के निर्देशन में हैं, ऑनलाइन बैचेज अवेलेबल हैं। विशेष तौर पर आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, एमपी, पीसीएमपी, DSSC, केवीएस, एनवीएस सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। आइए, पहला प्रश्न ये रहा। बहुत गजब का प्रश्न है, थोड़ा सा विचार करते हैं और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मध्य नगर का प्रमाण मिला है? कालीबंगा, राखीगढ़ी, सुत कांगेडोर, बनवाली और अनुत्तरित प्रश्न है। बताइए, हड़प्पा संस्कृति का एक ऐसा स्थल जहां से हमें मध्य नगर का प्रमाण मिला है। क्लियर हो गई? देखो मेरे दोस्त, मध्य नगर का तात्पर्य है बीच का नगर। ठीक है, जब हम इन विकल्पों में से देखते हैं तो इनमें एक में भी हमें मध्य नगर का प्रमाण नहीं मिलता है। ठीक है, क्योंकि जब हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में एक महत्वपूर्ण नगर धोलावीरा जब हम पढ़ते हैं तो याद रखिएगा, इस धोलावीरा का नगर नियोजन जो है वह 3 भागों में देखने को मिलता है। जो मध्य नगर था, यह मध्य नगर जो है यह शासक वर्ग के लिए रहा करता था, जबकि नगर संख्या 1 और 3 जो है यह आम जनता के लिए हुआ करता था। क्लियर हो गई बात? जी भरत लाल जी, रतन लाल जी, गुड इवनिंग। सरोज जी, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन आपका। तो मध्य नगर का प्रमाण हमें यहाँ पर कहीं पर भी नहीं मिला है। यह उत्तर प्रदेश के कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2009 का सवाल है। क्लियर? धोलावीरा के बारे में अगर हम थोड़ी सी और जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरे दोस्त बिल्कुल आप लोगों का अभिनंदन है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक बहुत अच्छा नगर माना जाता है। इसका उत्खनन का कार्य जो है वह 1967 से 68 के बीच में रविंद्र सिंह बिष्ट या RS बिष्ट के द्वारा करवाया गया था। 1967-68 में किसने किया? याद रखिएगा, रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा इसके खुदाई का कार्य करवाया गया था। अगला, सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए डील वाला बैल था। देसी पशु, विदेशी पशु, पवित्र पशु, बलि पशु, अनुत्तरित प्रश्न। डील वाला बैल एक डील होता है सामान्यतः शरीर। क्या मैं ठीक कर रहा हूं? इस प्रश्न का एक बार जवाब दीजिए। देखिए मेरे दोस्त, डील वाले बैल का तात्पर्य होता है कुबड़ वाला बैल, और यह बेसिकली पवित्र पशु था। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में जब हम वृषभ की बात करते हैं, वृषभ का तात्पर्य होता है बैल, तो हमें बैल का जो साक्ष्य है वह सामान्य रूप से 2 जगहों हड़प्पा और मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा मोहनजोदड़ो से मिलता है। कहां से मिलता है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से हमें यहां पर मिलता है। क्लियर हो गई? हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज्यादा जो पशु अगर अंकित किया गया है तो वह एक सींग वाला पशु है, जबकि मोहरों पर कुबड़ वाले बैल का अंकन मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता में जितनी भी मोहरें मिली हैं उनमें हमें ऊंट का, गाय का, घोड़े का, शेर का अंकन नहीं मिला है। क्लियर हो गई? किस किस का? ऊंट, गाय, घोड़ा और मेरे दोस्त शेर। यह प्रश्न भी पूछा जाता है। मोहरों पर अंकन नहीं। 4 पशु हैं जिनका अंकन नहीं मिला है। सबसे पहले ऊंट याद रखेंगे आप, गाय
याद रखेंगे। गाय का भी हमें कोई अंकन नहीं मिला है, हमें घोड़े का भी कोई अंकन नहीं मिला है, और इसके अलावा शेर का भी जो है वह कोई अंकन हमें नहीं मिला है। तो यहां पर सही जवाब होगा पवित्र पशु। ठीक है, अगला प्रश्न ये रहा, पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता लगभग कितनी शताब्दियों तक जीवित रही? 4, 5, 7, 3 और अनुत्तरित प्रश्न। पूर्ण विकसित जो हड़प्पा सभ्यता है वह लगभग लगभग कितनी शताब्दियों तक रही थी? थोड़ा सा इस बात को एक बार जवाब दीजिएगा। देखिए साहब, हम यहाँ पर इस सवाल का जवाब अलग अलग पुरातत्ववेताओं ने अलग अलग देने की कोशिश की है। हम यहाँ पर यह जवाब जो देंगे वह एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मानेंगे। एनसीईआरटी कक्षा 11 जिसकी रचना मक्खन लाल जी ने की है, उसके अनुसार हम इस प्रश्न को एक बार देख लेते हैं। कक्षा कितनी है? 11। कक्षा 11 जिसकी रचना किसने की है? याद रखिएगा मक्खन लाल जी ने। पेज नंबर है 85, कक्षा 11, और रचनाकार कौन है? याद रखना मक्खन लाल। पृष्ठ संख्या 85 जो है, इसमें माना गया है कि 7 चरणों तक यह सभ्यता जो है विकसित अवस्था में रही थी। क्लियर हो गई क्या बात? अब 7 चरणों तक कैसे? तो मेरे दोस्त कहा जाता है 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक। कब से कब तक? तो मेरे दोस्त 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक यह रही। अब जब हम इस सभ्यता के कालक्रम को देखते हैं तो यह होता है 700 साल। कितना होता है सर? याद रखिएगा, यह होता है 700 साल। क्लियर हो गई? तो 700 सालों तक यह जीवित रही। देखो, बाकी अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिए हैं। अगर सर्वप्रथम सबसे पहले अगर हम जॉन मार्शल की बात करते हैं जिसने सिंधु तिथि का निर्धारण किया है, तो वह कहते हैं कि यह सभ्यता 3250 से 2750 ईसा पूर्व के बीच में रही। मार्टिमर व्हीलर ये गजब के इतिहासकार हुए हैं और इन्होंने आर्य आक्रमण का सिद्धांत दिया है। तो मार्टिमर व्हीलर कहते हैं कि लगभग 2500 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व। ठीक है। फेयर सर्विस जो है वह क्वेटा घाटी से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर 2000 से 1500 ईसा पूर्व की बात कही है। डीपी अग्रवाल साहब, जिन्हें हम धर्मपाल जी अग्रवाल कहते हैं, उन्होंने कार्बन तिथि के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि का निर्धारण 2300 से 1750 ईस्वी पूर्व किया है। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो अब देखो, इतिहासकार जो है ना, वो उनको जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं उस साक्ष्यों के आधार पर ही वह बात करते हैं। एम आई राइट? चलिए, तो हमारे तो मोटा मोटी चूंकि एनसीईआरटी भारत सरकार की किताब आती है तो इसको हम यहाँ पर ज्यादा फॉलो करते हैं। अगला, सेंधव सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर का उत्खनन कार्य किया। वाईडी शर्मा, ए घोष, बी के थापर, बीबी लाल। अनुत्तरित प्रश्न है। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, बताइए आलमगीर का उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया था? बहुत बढ़िया एक सवाल है यह आलमगीरपुर को लेकर के। देखिए, आलमगीरपुर जो है ना, थोड़ा सा अगर हम इस शब्द को ही देखना चाहें तो बड़ा गजब का शब्द है। नाम आता है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहां पर है? तो यह है आपके उत्तर प्रदेश में, मेरठ जिला है। मेरठ में नदी बहती है और उस नदी का नाम है हिंडन नदी। इस हिंडन नदी के किनारे पर यह स्थित है और इसकी खोज जो है या इसमें उत्खनन का कार्य वाईडी शर्मा ने किया था। इसने क्या किया था? तो याद रखिएगा, उत्खनन का कार्य किया। जबकि इस आलमगीरपुर में खोज का जो कार्य है वह किसने किया था? तो खोज का कार्य 1958 में भारत सेवक समाज ने किया था। जो इसकी खोज है आलमगीरपुर की, वह किसने की थी? 1958 में। नाम आता है भारत सेवक समाज। भारत सेवक समाज के द्वारा इसकी खोज की गई थी। तो यहां पर सही जवाब होगा वाईडी शर्मा। और आलमगीर आपको पता ही होगा सबसे पूर्वी स्थल माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का। क्लियर बात? चलो अगला प्रश्न देखिए। देखिए, आधुनिक भारत का बैच चल रहा है काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल एप्लीकेशन पर। ठीक है ना? काव्य क्लासेस कोटा हमेशा जो है आपके लिए क्वालिटी स्टडी और क्वालिटी मैटर लेकर आती रही है और हमारा उद्देश्य यही रहता है कि बहुत शानदार मैटर आपको दिया जाए। तो आधुनिक भारत का बैच है ऑनलाइन के परिप्रेक्ष्य में।
और RS फाउंडेशन के लिए केवल और केवल शुरुआती फीस अभी जो है 499 रुपए हैं, आप इसको लाभ ले सकते हैं। ठीक है, हमने इस पर बहुत फोकस किया है सामान्य तौर पर आंसर राइटिंग के ऊपर। उधर आप ऑनलाइन बेस लीजिए इतिहास विषय का, राजस्थान PGT के लिए और जितनी भी परीक्षाएं हैं उनके लिए, इसकी फीस अभी केवल 3,999 रुपए है। क्लियर? चलो अगला प्रश्न देखिए, सिंधु सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित पुरा स्थलों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित है? लोथल, आलमगीरपुर, रोपड़, राखीगढ़ी और अनुत्तरित प्रश्न है, बताइए। एक ऐसा पुरा स्थल जो कि कहां पर है, उत्तर प्रदेश में स्थित है, जवाब दीजिए। बड़ा गजब का प्रश्न है, बताइए। बढ़िया प्रश्न है। देखिए साहब, उत्तर प्रदेश में स्थित है। लोथल कहां पर है? याद रखिएगा गुजरात में है। रोपड़ कहां पर है मेरे दोस्त? पंजाब में है। राखीगढ़ी हरियाणा के जिंद जिले में है। तो बचा क्या? आलमगीरपुर। यह कहां पर है? यह आपके उत्तर प्रदेश में है। सही जवाब यही होगा। आलमगीरपुर का ही दूसरा नाम क्या है? याद रखिएगा सिंधु ग्राम। क्या शब्द मिलता है भैया? सिंधु ग्राम मिलता है। बताइए, क्या यह बात क्लियर हो गई? क्या नाम मिलता है? सिंधु ग्राम। चलिए, और यहां से हमें किसी भी प्रकार के कोई नगर का साक्ष्य नहीं मिला है। कहां से? आलमगीरपुर से। मेरे प्यारे साथियों, आपको महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर के बारे में। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे पर स्थित है। इसकी खोज 1958 में भारत सेवक समाज के द्वारा की गई थी, लेकिन इसका उत्खनन कार्य यज्ञदत्त शर्मा, जिन्हें हम YD शर्मा के रूप में जानते हैं, उनके द्वारा करवाया गया। आलमगीरपुर का ही एक दूसरा नाम सिंधु ग्राम भी मिलता है। तो यह है आलमगीरपुर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा और डाउनलोड करिए काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन। चलिए, तो ये थोड़ा सा याद रखना। अगला प्रश्न ये रहा, सेंधव सभ्यता के बाट जो हैं वह किस संख्या के गुणक में थे? कौन सी गुणक माने जाते हैं? 15, 16, 17, 18 अनुत्तरित प्रश्न है, बताएं। स्वागत है अन्नू सांवरिया जी, बहुत बहुत अभिनंदन। सिंधु घाटी सभ्यता के जो बाट है वह कितने के गुणक में माने जाते हैं? देखो साहब, याद रखना यह 16 के गुणक में माने जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में अगर हम बाट के बारे में बात करते हैं तो कुछ स्थान ऐसे हैं जहां से हमें बाट मिले हैं। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और कालीबंगा, यहाँ से हमें बाट मिले हैं। वहीं मोहनजोदड़ो से मिट्टी का तराजू और सुरकोटड़ा से तराजू का एक पलड़ा प्राप्त हुआ है। तो बाट कहाँ से मिले हैं? तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो से हमें यह प्राप्त हुए हैं। और कहाँ से मिले हैं? याद रखिएगा हड़प्पा से मिले हैं। और कहाँ से मिले हैं? याद रखिएगा कालीबंगा से मिले हैं। कुछ मात्रा में हमें यह बाट यहाँ पर मिलते हैं। लोथल से भी प्राप्त हुए हैं ऐसे तो, लेकिन महत्वपूर्ण ये है। अगला प्रश्न, पकी हुई मिट्टी के बने हुए हल का एक प्रतिरूप मिला है। बनाउली से, कालीबंगा, राखीगढ़ी, रंगपुर अनुत्तरित प्रश्न है, बताएं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। क्लास को फटाफट शेयर किया करो। 8:30 बजे रोज क्लास होती है। 2-3 दिन अब आपकी रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाएगी 8:30 बजे। मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा, लाइव क्लास नहीं हो पाएगी 2-3 दिन अब आपकी। क्या ये बात क्लियर हो गई? बताइए। पकी हुई मिट्टी के हल का प्रतिरूप हमें बनाउली से देखने को मिलता है। बनाउली जो है वह आपके हरियाणा में है, इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। क्लियर? कालीबंगा राजस्थान में है, राखीगढ़ी आपके हरियाणा में है, रंगपुर जो है यह आपके गुजरात में स्थित है। तो पकी हुई मिट्टी के हल का प्रतिरूप कहां से मिला है? सर याद रखिएगा बनाउली से। अधोलिखित में से किस पुरा स्थल से मिट्टी के हल का नमूना मिला है? बनाउली, राखीगढ़ी, धोलावीरा, कालीबंगा अनुत्तरित प्रश्न है, बताइए। रिपीटेड प्रश्न है, किस स्थान से हमें मिट्टी के हल का प्रमाण देखने को मिला है? तो सर याद रखिएगा डेट इज बनावली। ठीक है, यहीं से हमें मिट्टी का हल मिला है। अगला प्रश्न देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। यहां पर हमने कुछ स्थल दे रखे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, और यहां पर हमने जो है उनकी क्या बता रखी है? विशेषताएं बता रखी है। अब आपको यहां पर बताना चाहिए। हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। शवाधान, गोदीवाड़ा, एक नर्तकी की आकृति जुता हुआ खेत। 1 2 3 4, 3 4 1 2, 4 3 2 1,
1 2 4 3 और अनुत्तरित प्रश्न है। बताइए। विजय लक्ष्मी सुमन जी, स्वागत है मैम आपका, बहुत बहुत अभिनंदन। यहां पर एक प्रश्न है और आपको बताना होगा कि इनमें से क्या चीजें मिली है। हड़प्पा आपको पता है पाकिस्तान में है, लोथल गुजरात में, कालीबंगा जो है यह भी पाकिस्तान में राजस्थान में है, और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में। देखिए हड़प्पा जो है यहां से हमें क्या मिला है, शवाधान की प्रक्रिया देखने को मिलती है। लोथल से गोदीवाड़ा मिला है, कालीबंगा से जुता हुआ खेत, और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की आकृति मिली है। तो सही जवाब क्या होगा, 1 2 4 और 3। क्या ऐसा कहीं विकल्प में है? बिल्कुल है भैया, ऑप्शन नंबर 4। तो सही जवाब क्या होगा, 4। अच्छा, अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, बहुत बढ़िया प्रश्न है कि हमें जुते हुए खेत जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता के कितने स्थलों से मिले हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? बिल्कुल आपने सही सुना है। चलिए एक प्रश्न पूछ ही लेते हैं। प्रश्न है जुते हुए खेत, ठीक है ना। अब तक आपने क्या पढ़ते आए हैं कि सर यह हमें कालीबंगा से मिले हैं, यही पढ़ा है अब तक आपने? हाँ या ना का जवाब दीजिए। हाँ, अब तक आपने यही पढ़ा है ना? कमेंट करिए, अन्नू जी, विजय लक्ष्मी, रतनलाल पुरभिया जी, और जितने भी प्यारे साथी जो इस समय लाइव देख रहे हैं। अब तक हमने यही पढ़ा है कि सर कालीबंगा से मिले हैं। नहीं मेरे दोस्त, कालीबंगा से मिला है ठीक है, लेकिन एक मिला है हमें सुरतगोई से। कहां से मिला है सर? याद रखिएगा, सुरतगोई यह कहां पर पड़ता है? यह अफगानिस्तान में है। कालीबंगा राजस्थान में। क्लियर हो गई? अफगानिस्तान के 3 स्थल है, सुरतगोई है, मुंडीगार्क है, और देह मोरासी गुंडई है। यह तीनों अफगानिस्तान में स्थित है। क्लियर हो गई? अगला प्रश्न देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा और मोहनजोदड़ो। कर्मचारियों की निवास, गोदीवाड़ा, नर्तकी, जुता हुआ खेत। यहां पर क्या है? स्थल है, और यहां पर क्या है? याद रखिएगा, डेट इज विशेषता है। बताइए। 1 2 3 4, 2 1 2 1 4 3। अगला है 3 4 1 2, 1 2 4 3। इस प्रश्न का एक बार जवाब दीजिए। इतिहास मेरे दोस्त तभी तो हमें कई सारी चीजें बताता है। याद रखिएगा, हड़प्पा से कर्मचारियों की आवास, लोथल से गोदीवाड़ा। सर इसी गोदीवाड़े को क्या कहा गया है? तो याद रखिएगा, डॉक यार्ड कहा गया है। क्लियर? कालीबंगा से हमें क्या मिली है? तो एक याद जुता हुआ खेत, और मोहनजोदड़ो से क्या मिली है? कांसे की नर्तकी मिली है। 1 2 4 3। तो सही जवाब क्या रहेगा? 1 2 4 3। सही जवाब होगा 4 नंबर। चलो, हाँ लोथल में भी है, माफी चाहूंगा, लोथल में भी है, कालीबंगा में भी है, और मेरे दोस्त सुरतगोई में भी है। तीनों जगह पर है। क्या ये बात क्लियर हो गई रतनलाल मेरे भाई? बताओ। सुरतगोई में भी हमें यह जुता हुआ खेत देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। हमारे यादव जी जुड़े हैं, यादव.0007। क्या बात है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित पशु समूहों में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित है? शेर, हाथी, भैंसा, वृषभ, व्याघ्र, हाथी, गेंडा, भैंसा, सिंह, गेंडा, भैंसा, घोड़ा, वृषभ, भैंसा, हाथी, गेंडा। अनुत्तरित प्रश्न राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा में पूछा गया सवाल है, जवाब दीजिएगा। बताइए। देखो साहब, वो मोहर जो हमें कुछ मिली है वह कुछ इस तरह से है। मैं आपके लिए मोहर तैयार कर देता हूं, ठीक है ना। देखिएगा, जगह कम रहेगी, थोड़ा सा एक बड़ी जगह लेते हैं। देखिएगा मोहर कैसी है, यहां से खंडित है, एम आई राइट? बड़ी गजब की है। यहां पर एक ठीक है, यहां पर कुछ चिन्ह लिखे हुए हैं, थोड़ा सा इनकी तरफ याद रखिएगा। ठीक है, देखो अब इसके हो गया राइट हैंड, और ये हो गया लेफ्ट, ठीक है ना। अपना नहीं, इसका, ये मैं पहले बता दूं। तो जब हम दाहिने हाथ की तरफ देखते हैं तो मेरे दोस्त हमें 2 जानवर देखने को मिलते हैं, एक तो हाथी और एक व्याघ्र। एक तो क्या मिलता है भैया? हाथी,
और एक मिलता है व्याघ्र, जिसे हम इतिहास में बाघ कह सकते हैं। कालीबंगा से भी हमें एक ऐसी मोहर मिली है जिस पर अगर आपको पता हो तो व्याघ्र का चिन्ह है। और लेफ्ट हैंड साइड में एक तरफ तो गेंडा हमें देखने को मिलता है और एक तरफ हमें भैंसा देखने को मिलता है। नीचे हमें 2 हिरण देखने को मिलते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 6 जानवर है 5 प्रकार के। क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। यहां पर कुल मिलाकर के मेरे दोस्त 6 जानवर हैं और वह आपके कितने हैं? 5 प्रकार के हैं। क्लियर? किसकी साइज बड़े करो मेरे दोस्त? फॉन्ट साइज बड़ी करो। किसकी है? रासिम कह रहे हैं। ये दिखाई नहीं दे रहे हैं आपको? ओह माय गॉड, ये दिखाई नहीं दे रहे हैं मेरे दोस्त। एक बार कमेंट करें दूसरे विद्यार्थी। देखो शेर नहीं है यहां पर, ठीक है, फिर शेर आ गया, ये नहीं है। घोड़ा तो नहीं है ही नहीं कहीं पर, ठीक है। भैंसा नहीं है, तो सही जवाब हो गया व्याघ्र, हाथी, गेंडा और भैंसा। साथ में हिरण भी है यहां पर। यार ये दिखाई नहीं दे रहा है क्या? मुझे बताओ। रतनलाल यादव और अन्नू सांवरिया जी और अन्य विद्यार्थी एक बार मुझे बताओ जिनके मैं कमेंट देख पा रहा हूं, क्या इसके फॉन्ट साइज बड़ा करने की जरूरत है क्या? अगर जरूरत है तो यस करें, नहीं है तो नो करो। फटाफट कमेंट करो। एक बार कमेंट करिए, क्या इसकी फॉन्ट साइज बड़ी करने की आवश्यकता है? सर मुझे तो यहां पर आवश्यकता नहीं लग रही है, ये बिल्कुल परफेक्ट साइज है मेरे दोस्त। इससे बड़ी करेंगे तो फिर प्रश्न बहुत बड़ा हो जाता है, फिर हमारे समझाने के लिए यहां पर जगह नहीं बचती है। क्लियर हो गई? इसकी पीडीएफ जो है थोड़ी बड़ी होती है तो अच्छा था। ठीक है ठीक है, आगे से बड़ा कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा जो है वो आगे से हम कर देंगे, आप निश्चिंत रहें। आप काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल एप्लीकेशन पर हमारे कुछ कोर्स चल रहे हैं, आप इनमें एनरोल कर सकते हैं। बहुत रीजनेबल प्राइस में है मेरे प्यारे साथियों। आधुनिक भारत आरएस फाउंडेशन के लिए केवल 499, जिनमें हम आपको आंसर राइटिंग सिखाएंगे, क्योंकि अगर आपको आरएस बनना है तो आंसर राइटिंग आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर इतिहास विषय का एक बैच है आप सभी के लिए, पीजीटी के लिए 3999 में, जिसमें विश्व इतिहास, भारतीय इतिहास, राजस्थान का इतिहास की चर्चा बहुत शानदार तरीके से की जाएगी। टीजीटी पीजीटी सभी के लिए यह उपयोगी है। चलो अगला प्रश्न देखो। निम्नलिखित पशुओं में से कौन हड़प्पा की मोहरों में प्राप्त नहीं होता? वृषभ, गज, हाथी, व्याघ्र, बाघ, वृषभ यानी कि बैल और गाय यानी कि काऊ। अनुत्तरित प्रश्न है, बताएं। अभी थोड़ी देर पहले प्रश्न में ही हमने यह चर्चा की थी, मुहरों पर नहीं मिलता, नहीं मिलता। 4 जानवरों का नाम मैंने लिया था, आप याद करिए। ऊंट हमें नहीं मिलता, घोड़ा भी हमें यहां पर नहीं मिलता, हमें यहां पर शेर भी नहीं मिलता, और हमें मेरे दोस्त गाय भी नहीं मिलती। तो गाय का प्रमाण जो है वो हमें यहां पर नहीं मिलता। क्लियर हो गया सर? आपका लहजा बहुत अच्छा है, आपको कवि बनना चाहिए। बिल्कुल मेरे दोस्त, इनमें भी प्रयास करेंगे। क्या ये बात क्लियर हो गई? कवि बनने में जो है उसमें भी प्रयास किया जाएगा, आप निश्चिंत रहिएगा। प्रश्नों का कलेक्शन बहुत अच्छा है, धन्यवाद राशिम आपका। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ममता जी, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। 8:30 बजे पीजीटी हिस्ट्री के लिए क्लास लेकर आता हूँ यार, क्योंकि क्या है ना मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको एक बात बताता हूँ, इतिहास विषय में अच्छे प्रश्नों का बहुत बड़ी कमी है। क्या मैं ठीक कर रहा हूँ क्या? वही रटे रटाए घिसे पिटे सवाल करवाए जाते हैं यूट्यूब पर। मैंने सोचा यूट्यूब पर कुछ नवाचार करवाया जाए। अगर आप राजस्थान में हैं तो मेरे दोस्त मैं आपको बताता हूँ, राजस्थान इतिहास के प्रश्न मैंने करवा दिए हैं। 25 क्लास ली है राजस्थान इतिहास की, आप एक बार उनको पढ़कर देखिएगा, आपको बड़ा आनंद आएगा। एम आई राइट? एनसीईआरटी गाय को सही मानती है रतनलाल जी, वो इसलिए सही मानती है, कहती है जब बैल का प्रमाण मिला है तो 100% की यहां पर गाय हो सकती है, इसलिए गाय को मानती है। लेकिन यहां पर चूंकि जब हम प्रश्न की एक्सप्लेनेशन करते हैं तो वृषभ, गज और व्याघ्र जो है इनका चित्रण मिला है, गाय का नहीं मिला है, तो मेरे दोस्त यहां पर हम कह सकते हैं। और एक बात याद रखिएगा, चहुंद्रो से हमें एक मोहर मिली है। चहुंद्रो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे पर है, जहां पे मनका बनाने का कारखाना मिला है।
सर यहाँ पर हमें एक मोहर पर घड़ियाल और मछली का अंकन भी मिलता है। कहां से? चहुंद्रो से। तो एक जगह का नाम याद रखिएगा, डेट इज चहुंद्रो। चहुंद्रो से हमें अंकन मिला है किसका? तो याद रखिएगा घड़ियाल व मछली का। ठीक है ना यार। इतिहास विषय पढ़ाते हुए ना एक बात बताऊं मैं आप लोगों को, कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। क्या मैं ठीक कह रहा हूं क्या? ये कोई सामान्य इतिहास नहीं है कि 5 प्रश्न लेकर आ गए उनको हल कराकर चले गए, है ना। हंसी मजाक नहीं है मेरे दोस्त। यह प्रश्न आपके भविष्य के लिए, क्योंकि अगर 1-1.5 साल पढ़ लेंगे ना, बढ़िया नौकरी लग जाएगी, जिंदगी भर हंसी खेलते में गुजरेगी। मेरी बात समझ रहे हो क्या? लेकिन अगर 1-1.5 साल जब पढ़ाई करनी थी तब हंसी मजाक कॉमेडी नाइट्स कर लिया क्लास में, तो मेरे दोस्त नौकरी कहाँ से लगेगी? बहुत से लोगों की मुझसे एक शिकायत रहती है कि सर आप कॉमेडी नहीं करते हो क्लास में। मुझे एक ही बात कहता हूँ यार, मुझे पढ़ाना आता है, मैं कॉमेडी करना नहीं जानता हूँ। क्या मैं ठीक कर रहा हूँ क्या? एक बार मुझे बताओ। हाँ मैं ठीक कर रहा हूँ क्या? मैं एक बात कहता हूँ कि मुझे केवल पढ़ाना आता है। आई डोंट नो हाउ टू डू कॉमेडी इन क्लास। मुझे मतलब नहीं है, मैं केवल पढ़ाना जानता हूँ। मुद्दों की बात करते हैं और केवल चर्चा करते हैं। मैं आपको यहाँ पर हंसाने के लिए नहीं हूँ। इस समय 27-28 साल जब उम्र हो रही है विद्यार्थी की, नौकरी के लिए तलाश कर रहा है, तो मेरे दोस्त कम से कम उसको पढ़ाया जाना चाहिए। राधे राधे सुनीता जी, स्वागत है। अगला प्रश्न, सैंधव सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरा स्थल जो है वह किस नदी के तट पर विद्यमान है? सिंधु, सतलज, घग्गर, हिंडन और अनुत्तरित प्रश्न है। इसीलिए आप मेरे कोर्सेज देखिएगा काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल एप्लीकेशन पर, आपको बड़ा मजा आएगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? बहुत मजा आने वाला है, गजब का। ठीक है। सर्वाधिक पुरा स्थल जो है वह कौन से नदी के किनारे पर मिले हैं? कोई बात नहीं है सर, आप अच्छा पढ़ाते हैं। धन्यवाद अनु जी, बहुत बहुत स्वागत। 8:30 बजे क्लास होती है। किसी दिन अगर मैं नहीं आया, जैसे अभी 2-3 दिन आपका ऑफ रहेगा मेरा, तो आप निश्चिंत रहिएगा, आपको जो है रिकॉर्डेड क्लास 8:30 बजे मिल जाएगी। बहुत बढ़िया। इसमें सही जवाब क्या होगा? सर्वाधिक पुरा स्थल जो है कहां पर मिले हैं? थोड़ा सा नक्शा देखिएगा, मैं थोड़ा सा मैप बनाता हूं। देखिए सर, वेरी गुड सर, घग्गर, सरस्वती, ठीक है। देखिए ये सिंधु और उसकी सहायक नदियां हैं कुछ 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 कुछ, और ये घग्गर और उसकी सहायक नदियां। देखिए ये है कौन सी? सिंधु व सहायक। बहुत अच्छे से समझिएगा, सिंधु और सहायक। इन नदियों के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता के केवल और केवल 40 बस्तियां प्राप्त हुई है। कितनी बस्तियां मिली है? केवल 40 स्थल प्राप्त हुए हैं। यह है घग्गर व उसकी सहायक नदियां, और यहां से हमें मिले हैं लगभग 1100 स्थल। क्या ये बात क्लियर हो गई? सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे लगभग 40, और घग्गर और उसकी सहायक नदियों के किनारे लगभग 1100 स्थल मिले हैं, और अन्य जो हैं इनके किनारे लगभग 260 स्थल हमें मिले, क्योंकि अब तक 1400 स्थल खोजे गए हैं ऑफिशियली तौर पर। क्या मैं ठीक कर रहा हूं क्या? कितने स्थल खोजे गए हैं? 1400। तो मेरे प्यारे साथियों ये बात थोड़ा सा याद रखिएगा। 11 और 2 13 और 100 14 हो गए। तो सही जवाब होगा घग्गर और उसकी सहायक नदियां, जिसके किनारे लगभग लगभग 1100 स्थल खोजे गए हैं। और अगर हम संख्या में बात करते हैं तो यह लगभग 80% होते हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए अगला प्रश्न देखिए। सिंधु संस्कृति से संबंधित स्थल मांडा किस नदी के किनारे है? रावी नदी, सतलज, सिंधु, चेनाब और अनुत्तरित प्रश्न है, बताएं। सिंधु सभ्यता क्यों कहते हैं ये मैं बताता हूं मेरे दोस्त। क्योंकि कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन पहला कहां हुआ था? हड़प्पा में। क्लियर, जो रावी नदी के किनारे पर है। दूसरा मोहनजोदड़ो, जो सिंधु घाटी सभ्यता के किनारे, इसीलिए इसका प्रारंभिक नाम सिंधु सभ्यता पड़ा। लेकिन अधिकांश स्थल सरस्वती नदी के किनारे खोजे गए हैं, इसीलिए आजकल इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा जाने लगा है। कुछ पुरातत्व शास्त्री आजकल यह कहने लगे हैं कि इसका नाम बदल करके सरस्वती सभ्यता कर दिया जाना चाहिए।
क्या ये बात क्लियर हो गई? अब ये सब चीजें समय के साथ आपको जब चीजें अपडेट होगी तब हम बात करेंगे, अभी तो कोई है नहीं। तो सर याद रखिएगा यह चिनाब नदी के किनारे पर स्थित है। मांडा के बारे में 2-3 बात यहां से जरूर पढ़िएगा। सबसे बड़ी बात यह सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरतम स्थल है, इससे उत्तर में कुछ भी नहीं है, यही है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में जिला होता है अखनूर, अखनूर जिला है। अखनूर जिले में एक नदी है जिसका नाम आता है चिनाब। इस चिनाब नदी के किनारे पर यह स्थित है। क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। तो सही जवाब होगा चिनाब, रावी चेनाब रिवर। रावी क्यों कहा रतन लाल आपने? नहीं बोलना चाहिए था मेरे दोस्त, अच्छा नहीं होता है। चिनाब नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। यहां से एक वो चक्की और वो सुई, उसका साक्ष्य हमें मिला है। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस प्रांत से सबसे अधिक सैंधव पुरास्थल खोजे गए हैं? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पंजाब और अनुत्तरित प्रश्न। भारत के सबसे ज्यादा स्थल जो है वो कौन से राज्य से खोजे गए हैं? बताएं। सर याद रखना सबसे ज्यादा स्थल खोजे गए हैं गुजरात से। चलो एक प्रश्न पूछते हैं, एक जवाब होता है बीबी नो टिब्बो। बीबी नो टिब्बो एक नाम है, यह किस पुरा स्थल का नाम है? मुझे इस प्रश्न का जवाब दीजिए, किस पुरा स्थल का नाम है? बताइए। बीबी नो टिब्बो, यह तो आपको पता है गुजरात से खोजे गए हैं। गुजरात के महत्वपूर्ण स्थलों में आपको पता होगा धोलावीरा है, सुरकोटड़ा है, देसलपुर है, इसके अलावा लोथल, रंगपुर, रोजदी, कुंतासी, प्रभास पाटन, काठियावाड़, ये कुछ महत्वपूर्ण स्थल है। बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता का एक ऐसा नगर जिसे बीबी नो टिब्बो कहा जाता है, यह किस पुरा स्थल का नाम है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? डेट इज कुंतासी। और यह कुंतासी कहां पर है? यह आपके गुजरात के राजकोट जिले में स्थित है। क्या आपने पहले कभी पढ़ा है यह? हाँ या ना का जवाब दो, फटाफट से तेजी के साथ साझा किया करो प्यारे बच्चों। देखो भविष्य के लिए, आपके भविष्य के लिए क्लासेस आयोजित की जा रही। काव्य क्लासेस चाहता है कि जिस प्रकार काव्य क्लासेस ने हिंदी में पूरे भारतवर्ष में सर्वोच्च परिणाम दिए हैं, इसी प्रकार काव्य क्लासेस अब यह चाहता है कि इतिहास में भी परिचय बुलंद किए जाए। क्लियर? परचम बुलंद किया जाए। तो कुंतासी को बीबी नो टिब्बो कहा गया है। सिंधु घाटी की लिपि की सूचना प्राप्त होती है आभूषणों से, मूर्तियों से, मोहरों से, खिलौनों से। अनुत्तरित प्रश्न है, बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की सूचना जो है वो हमें कहां से मिलती है? बहुत आराम से पढ़िए, जवाब दीजिए। 1925 में अलेक्जेंडर वेडेल ने सबसे पहले पढ़ने का प्रयास किया था। उसके बाद कई सारे लोग जो हैं उसे पढ़ने का प्रयास किया। राजस्थान, गुजरात, राधे राधे सरिता जी, बहुत बहुत स्वागत है। कोई बात नहीं है, अब पढ़ लिया ना सर। मोहरों से जो है हमें लिपि का प्रमाण मिलता है। क्लियर? अब तक 400 से ज्यादा चिन्ह खोजे जा चुके हैं, जिसमें 64 मूल चिन्ह हैं। ये थोड़ा सा याद रखिएगा। वह सैंधव पुरा स्थल जहां से झूकर झाकर संस्कृति विकसित हुई थी। सुरकोटड़ा, चहुंद्रो, लोथल, कालीबंगा। अनुत्तरित प्रश्न है, वह सिंधु घाटी का स्थल जिसे मेरे दोस्त झूकर झाकर संस्कृति विकसित हुई। जवाब दीजिए। देखो साहब, घटना है 1928 की। मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, अब आप मुझे जवाब दीजिए। झूकर झाकर संस्कृति, चलिए साहब सुनिएगा। सर झूकर झाकर संस्कृति बेसिकली सबसे पहले एक पुरा स्थल होता है, नाम है चहुंद्रो। सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारिक नगर है ना, फैक्ट्री नगर बोल सकते हैं। चहुंद्रो से सबसे पहले हमें झूकर नामक की स्थल से यह साक्ष्य मिला। एक स्थान का नाम है झूकर नामक स्थान, यहां से हमें साक्ष्य मिला। झूकर के बाद अगला स्थान जो है वो हमें कहां से मिला? झाकर से मिला।
है ना, यह भी क्या है, स्थान का नाम है। तो चहुंद्रो का पहला साक्ष्य हमें कहां से मिला, झूकर से, और दूसरा साक्ष्य कहां से मिला, याद रखिएगा झाकर से मिला है। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता के चहुंद्रो नगर को क्या कह देते हैं, हम कह देते हैं झूकर झाकर संस्कृति। क्लियर हो गई, एक नई जानकारी दे रहा हूं आप लोगों को। अगला प्रश्न यह रहा, झूकर संस्कृति है एक प्रारंभिक हड़प्पीय संस्कृति, परिपक्व हड़प्पन संस्कृति, परवर्ती हड़प्पन संस्कृति, उपरोक्त में से कोई नहीं, अनुत्तरित प्रश्न है। झूकर संस्कृति है एक, क्या है यह? देखिए साहब, चहुंद्रो जो है यह परिपक्व हड़प्पा संस्कृति मानी जाती है ना, और झूकर संस्कृति का साक्ष्य हमें कहां से मिला है, याद रखिएगा चहुंद्रो से मिला है। चहुंद्रो से अब तक 3 संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं। कितने संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं? 3 के। पहला है आपके झूकर संस्कृति, दूसरी है आपके झाकर संस्कृति, और मेरे प्यारे साथियों तीसरी जो मानी जाती है उस संस्कृति को क्या कहते हैं, सिंधु संस्कृति के रूप में हम इसको जानते हैं। क्लियर? ननी गोपाल मजूमदार, आपने नाम सुना होगा, एनजी मजूमदार, उसने चहुंद्रो की खोज की और उत्खनन का कार्य क्या ये बात क्लियर हो गई? और चहुंद्रो जो है मेरे दोस्त, उस चहुंद्रो ने में उत्खनन का कार्य अर्नेस्ट मेके ने किया था। क्या ये बात क्लियर हो गई? एक बार मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए अगला प्रश्न, एक विकसित जल प्रबंधन का साक्ष्य जो है वह प्राप्त हुआ है हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से, धोलावीरा से, अनुत्तरित प्रश्न है, बताइए। एक विकसित जल प्रबंधन का साक्ष्य हमें मिला है, बताएं। बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए साहब, इसका साक्ष्य हमें मिला है धोलावीरा से। ठीक है, विकसित जल प्रबंधन का जो प्रमाण है ये हमें कहां से मिला है, ये हमें मिला है धोलावीरा से। क्लियर? 16 जलाशयों का निर्माण किया गया, जगपति जोशी ने खोज की थी और उत्खनन का कार्य रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। तो धोलावीरा इसका सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध नगर हड़प्पा स्थित था। सिंधु नदी के किनारे रावी नदी, गंगा नदी, सरस्वती नदी, और अनुत्तरित प्रश्न है, जवाब दीजिए। बताइए मेरे दोस्त। सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत प्रसिद्ध नगर है हड़प्पा, कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? सर याद रखना, यह रावी नदी के किनारे पर स्थित है। और हड़प्पा की जो खोज है वह किसने की थी, याद रखिएगा 1921 दयाराम साहनी ने। 1921 दैट इज दयाराम साहनी, नाम थोड़ा सा याद रखिएगा। क्लियर हो गई? इसीलिए चूंकि हड़प्पा के बारे में क्या कहा जाता है कि हड़प्पा खोजा गया पहला स्थल था, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? सर हड़प्पा के टीले का पहला उत्खनन 1928 में चार्ल्स मेसन ने किया। कनिंगम ने 1853 और 1873 में इस टीले का सर्वेक्षण किया और यहाँ से एक लेखयुक्त मोहर को प्राप्त किया। 1921 में भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी को हड़प्पा के टीले के उत्खनन करने के लिए भेजा, जो इसका कार्य 1923-24 और 24-25 के दौरान करवाया गया। क्लियर हो गई बात? चलिए आपको जानकारी देते हैं हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा नामक पुरातात्विक स्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के किनारे पर स्थित है। चूंकि हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल था, इसीलिए इसे सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। अब इतिहास में सबसे पहले हड़प्पा की जानकारी कब मिलती है?
तो कहते हैं हड़प्पा टीले का पहला उल्लेख चार्ल्स मेसन ने 1928 में किया। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंगम ने 1853 और 1873 में इस टीले का सर्वेक्षण कार्य किया और यहां से एक लेख युक्त मोहर प्राप्त की। 1921 में सर दयाराम साहनी ने हड़प्पा के टीले का उत्खनन कार्य करवाने का प्रारंभ किया, जो 1923 से 25 के बीच में चलता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? ये थी हड़प्पा के बारे में जानकारी। कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। डाउनलोड करिए काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन। चलिए अगला, मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार की जो खोज है वह किसने की? मार्शल, माधव स्वरूप वस, R.D. बनर्जी और कनिंगम। और अनुत्तरित प्रश्न, महान स्नानागार की खोज किसने की थी? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। बताइए सब। देखो, जब भी हड़प्पा में महान स्नानागार या ग्रेट बाथ की बात आती है तो डेट इज राखल दास बनर्जी। क्या नाम आता है? नाम आता है राखल दास बनर्जी, 1922। क्लियर? 1922 में राखल दास बनर्जी। क्लियर हो गई सर? इस महान स्नानागार की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी ग्रेट बाथ की? कि जॉन मार्शल कहते हैं कि उस समय का आश्चर्यजनक निर्माण था। लंबाई लगभग 11 मीटर, चौड़ाई लगभग 7 मीटर और गहराई लगभग 2.5 मीटर के आसपास थी। क्लियर हो गई? ये बात थोड़ा सा याद रखिएगा। सर इसकी जो तलहटी थी उसमें बिटुमिनस या डामर का लेप किया गया था ताकि वाटर प्रूफिंग का कार्य किया जा सके। वाटर प्रूफिंग के कार्य से हमें एक बात पता चलती है कि इस समय के सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वह कितने ज्यादा वैज्ञानिक हुआ करते थे। क्लियर? अगला, सिंधु घाटी के समाज में कौन सा पशु शक्ति के प्रतीक से संबंधित था? वृषभ, घोड़ा, शेर, गज और अनुत्तरित प्रश्न। एक ऐसा पशु जो मेरे प्यारे साथियों कहीं ना कहीं हमारे शक्ति के प्रतीक के रूप में माना गया है, बताएं। सर याद रखिएगा, डेट इज वृषभ, यानी कि बैल जो है यह शक्ति के प्रतीक के रूप में माना गया। इसी को हमने पवित्र पशु की भी संज्ञा दी थी। क्लियर? अगला प्रश्न ये रहा। आधुनिक भारत का कोर्स चल रहा है आरएस फाउंडेशन के लिए। आज ही डाउनलोड करिए काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन। कहीं सारी विशेषताओं के साथ है। ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है आरपीएससी स्कूल व्याख्याता परीक्षा, पीजीटी एग्जाम्स, केवीएस, एनवीएस, डीट्रिपल इतिहास विषय का। क्लियर बात? आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, बड़ा गजब का कोर्स है। अगला प्रश्न ये रहा। भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी, दक्षिणी पूर्वी? अनुत्तरित प्रश्न है, बताइए। एक नक्शा तब तक मैं बना लेता हूं यहां पर। बताइए, ये भारत है हमारा प्यारा भारत। इसका ऐसा कौन सा भाग है जहां पर हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ? तो जब हम हड़प्पा संस्कृति के उदय की बात करते हैं तो सर वो इस भाग में हड़प्पा सभ्यता विकसित होती है। तो ये होता है आपकी उत्तर, ये होता है आपके पश्चिम, ये होता है दक्षिण, ये होता है पूर्व। तो सही जवाब क्या होता? उत्तर पश्चिम। तो सही जवाब डेट इज उत्तर और पश्चिम। क्लियर बात? हाँ, उत्तर पश्चिम, बिल्कुल सिंपल। ये बात थोड़ा सा याद रखिए। अगला प्रश्न, सैंधव सभ्यता ज्ञात हुई अभिलेखों से, साहित्य से, उत्खनन से, सिक्कों से? अनुत्तरित प्रश्न है, बताएं। सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमाण है ये हमें कहां से मिला है? बताएं। राशिम खान, अन्नू, रतनलाल जी, बहुत बढ़िया यार, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। विद्यार्थी कम है, कोई बात नहीं है, धीरे धीरे सभ्य ये जो क्लास है ये भी वायरल हो गया, आप निश्चिंत रहें। सर याद रखिएगा यह हमें उत्खनन से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न, हड़प्पा जो है इसका आरंभिक उत्खनन किसने करवाया? R.D. बनर्जी, दयाराम साहनी, अर्नेस्ट मेके, मार्टिमर व्हीलर? और अनुत्तरित प्रश्न है, बताएं। हड़प्पा सभ्यता का आरंभिक उत्खनन किसने करवाया? जब हम हड़प्पा सभ्यता के आरंभिक उत्खनन की बात करते हैं तो दयाराम साहनी का नाम आता है, D.R. साहनी। क्लियर हो गई? और इन्होंने 1921 में यह उत्खनन का कार्य करवाया था।
सर इतिहास में कहा जाता है कि दयाराम साहनी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों पुरा स्थल के उत्खनन से जुड़े हुए रहे हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? और राखलदास बनर्जी जो है, इन्होंने मोहनजोदड़ो के उत्खनन का कार्य किया था। क्लियर? चलिए, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सोना, चांदी, लोहा, तांबा, अनुत्तरित प्रश्न बताएं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस सभ्यता का किस धातु का ज्ञान नहीं था? सर याद रखना, लोहे का प्रमाण उन्हें नहीं था, क्योंकि लोहे का अगर हम पहला साक्ष्य की बात करते हैं, लोहे के पहले एविडेंस की बात करते हैं, तो यह पहला एविडेंस हमें उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा से मिला है। और यह कब का है? यह लगभग 1050 ईसा पूर्व का है। क्लियर हो गई बात? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबे का, कांसे का उपयोग करते थे, टीन का करते थे, सोने चांदी का उपयोग करते थे। इनका उपयोग ये बहुत ज्यादा करते थे। आईबीसी में तांबा उपयोग किया जाता था, टीन का उपयोग किया जाता था, कांसे का उपयोग किया जाता था, चांदी का उपयोग किया जाता था। याद रखिएगा, सोना, इसका भी उपयोग किया जाता था। हड़प्पा जो है, वहां से सोने का हार मिला है, हमें, आपको पता होगा। मोहनजोदड़ो से हीरे का हार मिला है। कुणाल हरियाणा में है, वहां से चांदी का मुकुट मिला है। चांदी का पहला साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला है। हमारे प्यारे विद्यार्थी कह रहे हैं सर चांदी भी नहीं होती थी। मेरे दोस्त कहां हो आप? देखिए, चांदी का, अभी मैंने यही तो बताया मेरे दोस्त, प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला है? तो याद रखना भैया मेरे दोस्त, मोहनजोदड़ो से मिला है। कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से चांदी का साक्ष्य मिला है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण बात, चांदी का मुकुट कहां से मिला है? यह प्रश्न भी पूछा जाता है। रतनलाल जी कहां हो आप? पता चल गए? तो याद रखिएगा, कुणाल हरियाणा से। कुणाल हरियाणा से। क्लियर? चलो, मोहनजोदड़ो, मेरे दोस्त इन लोगों को हीरों की जानकारी भी थी। यहां से हीरों का हार मिला है, तुझे 9 लखा मंगवा दूं मेरे सैया दीवानी। ठीक है, हड़प्पा भैया सोने का हार। तो ये तो बोलना ही मत कि सर इनको ये जानकारी नहीं थी। भैया आजकल इतिहास बहुत आगे बढ़ गया। सोने का हार। क्लियर हो गई क्या? तो अब ये तो कहना ही मत सर इनको ये जानकारी नहीं थी, इनको ये जानकारी नहीं थी। मेरे दोस्त आजकल जो है इतिहास बहुत आगे बढ़ गया है। जो इतिहास साल भर पहले, 1.5 साल पहले पढ़ा करते थे, आज वो इतिहास बहुत बदल गया है रतनलाल मेरे भाई और अन्य विद्यार्थियों, क्योंकि इतिहास में नित नई खोजें होती रहती है। ये बात क्लियर? अगला प्रश्न, मांडा जो पुरातात्विक स्थल भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति का उत्तरी छोर है, चिन्हित करता है किस नदी के किनारे? झेलम, चेनाब, घग्गर, सिंधु? अनुत्तरित प्रश्न है, रिपीटेड सवाल है यह, बताएं। देखो साहब, थोड़ी देर पहले बताया चेनाब नदी। यहां पर है आपके मांडा, क्या है? मांडा। यहां पर है आपके दायमाबाद, यहां पर है आपके आलमगीरपुर, और यहां पर है आपके सुतकांगे डोर। क्लियर? इसकी डिटेल में पिछले क्लास में बता चुका था, इसलिए मुझे दोबारा आवश्यकता नहीं लगती है। इन दोनों के बीच की दूरी लगभग 1400 किलोमीटर है। क्लियर? जबकि इन दोनों के बीच की दूरी लगभग 1600 किलोमीटर है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तर से दक्षिण तक की दूरी लगभग 1400 किलोमीटर, तो पूर्व से पश्चिम की दूरी लगभग 1600 किलोमीटर है। क्लियर हो गई बात? ये बात थोड़ा सा याद रखना। इतिहास में फिर बता रहा हूं, थोड़ा सा इसमें सोच विकसित करने की देरी होती है,
इतिहास विषय के परिप्रेक्ष्य में जैसे ही आपकी सोच विकसित होगी वैसे ही आपके सवाल जो है वह सही होने लगेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी? अर्थव्यवस्था, धार्मिक जीवन, नगर योजना, सामाजिक जीवन और अनुत्तरित प्रश्न है। बताएं, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता याद रखिएगा, डेट इज नगर योजना, जिसे हम इतिहास में टाउन प्लानिंग भी कहते हैं। क्लियर हो गई बात? 2 भागों में बटा हुआ नगर होता था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिंधु घाटी की सभ्यता को विश्व की अन्य समकालीन सभ्यताओं से विशिष्ट बनाती है? धार्मिक विकास, नगरीय योजना, कृषि का विकास, राजतंत्र का विकास और अनुत्तरित प्रश्न है। कौन सी ऐसी विशेषता है जो सिंधु घाटी की सभ्यता को विश्व की अन्य समकालीन सभ्यताओं से विशिष्ट बताती है? यह प्रश्न फिर से एक बार महत्वपूर्ण आप सभी प्यारे साथियों के लिए। वही सवाल है, बस भाषा चेंज कर दी गई है। याद रखना, डेट इज नगरीय योजना, डेट इज टाउन प्लानिंग, नगर नियोजन। अगला, ऑनलाइन बैचेज अवेलेबल हैं काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल एप्लीकेशन पर, आप जरूर डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से, जहां पर आधुनिक भारत के लिए बैच, आधुनिक भारत का बैच है RS फाउंडेशन के लिए। कहीं बार इनमें कहीं तरह की सुविधाएं उपयुक्त हैं। क्लियर बात? ऑनलाइन बैच है आपके इतिहास विषय के सेकंड पेपर के लिए, बड़ा गजब का बैच सर, कई सारे विद्यार्थी से ले चुके हैं, आप भी लीजिए। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति का एक स्थल है जहां से पारस की खाड़ी मुद्रा उत्खनन से मिली है? लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा और अनुत्तरित प्रश्न है। फारस की एक मोहर हमें मिली है, बताएं कौन सी है वह जगह जहां से हमें फारस की एक मोहर मिली है? सर याद रखना, लोथल एक गोदीवाड़ा था, यहां पर एक व्यापारिक नगर है यह। क्या ये बात क्लियर हो गई? यह क्या है? एक प्रकार का व्यापारिक नगर होता है। ठीक है, देखो लोथल क्या है ना, भोगवा नदी के माध्यम से अरब सागर में जुड़ा हुआ था, भोगवा नदी, और यह फारस के साथ व्यापार करता था। क्लियर हो गई? लोथल और फारस के बीच में समुद्री व्यापार हुआ करता था, इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, देखिएगा कैसे, थोड़ा सा एक नक्शा बनाने का प्रयास किया है। तो ये क्या है? ये मान लीजिए आपके लोथल है। मैं यहां पर जस्ट एन एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये बात याद रखिएगा। यह जुड़ा हुआ था भोगवा नदी के माध्यम से, भोगवा नदी, और यह व्यापार करता था मेरे दोस्त यहां पर, और यहां पर क्या होता था? फारस होता था, जिसे हम क्या कहते हैं? ईरान कहते हैं। क्लियर? और जब ये जहाज यहाँ आते थे तो इस जगह पर खड़े होते थे, और यहां पर क्या था? इनका गोदीवाड़ा था। क्या था? यहां पर गोदीवाड़ा था। चीजें समझ में आ गई? कितनी आसान है ना? आपको क्या लगता है? मेसोपोटामिया में सिंध के लिए जो है मेलुहा शब्द यहां पर प्रयोग में लिया गया है, यहीं से फारस की मोहर हमें मिली है। तो यह व्यापारिक जहाज यहां पर जाता होगा इस तरह से, यह जहाज हो गया हमारा, जिस पर ऊपर इस तरह से बेम्बूज लगाए जाते थे, और यह जहाज जो है फिर आगे की यात्रा करता था। क्लियर हो गई बात? चले साहब, तो ये थे कुछ शानदार सवाल। बाकी आप काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, यहाँ पर आपको जो है लेटेस्ट कोर्सेज मिलेंगे, अपडेटेड वर्जन मिलेंगे। देरी मत करो। देखो मैं बताऊं, वैकेंसी आने के बाद तो हर कोई तैयारी करता है, असली विद्यार्थी वही होता है जो वैकेंसी आने के पहले तैयारी करे। चलिए आपके साथ एक बात साझा करते हैं। असली प्रतियोगी कौन होता है? असली प्रतियोगी वह होता है जो विज्ञप्ति आने के पहले से ही तैयारी करना शुरू कर दे। विज्ञप्ति आने के बाद तो हर एक विद्यार्थी तैयारी करता है, तो फिर तैयारी का फायदा क्या? अभी से लगिए, तैयारी करिए, अपने सपनों को साकार करिए। काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर वहां पर हिंदी विषय के साथ साथ इतिहास विषय के ऑनलाइन बैचेज अवेलेबल हैं। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन। चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।